नमस्कार। आज के इस प्रश्न श्रृंखला में हम विज्ञान के संबंध में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको पता होगा कि डीएलएड में जहाँ हम जिज्ञासा के बारे में बात करते हैं या शंका के बारे में बात करते हैं, तो प्रश्न उठता है मन में कि जिज्ञासा क्या है। और सिर्फ जिज्ञासा ही नहीं, शंका क्या है। क्या जिज्ञासा और शंका एक ही चीज़ है या एक समान अर्थ में प्रयोग में आने वाले दो शब्द हैं? हम इस पे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हम फिलहाल एक प्रश्न के ऊपर एक चर्चा कर रहे हैं और ये प्रश्न पूछा हुआ है। ये प्रश्न डीएलएड के वार्षिक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और सवाल है कि क्या जिज्ञासा और शंका विज्ञान की बुनियादी शिक्षा के तहत इसे देखा जाना चाहिए, या ये मान लिया जाए कि अगर विज्ञान की बुनियादी शिक्षा को आप दृढ़ करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, या उसके बारे में एक विशेष ज्ञान आपके अंदर हो, एक ऐसी सोच आपके अंदर पनपती है, तो क्या उसके लिए जिज्ञासा का होना अनिवार्य है? क्या उसके लिए शंका का होना अनिवार्य है? जिज्ञासा का मतलब सीधा सा अर्थ होता है जहाँ पे आप इनक्वायर करते हैं या इंक्वायरी करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानने की आपके मन में इच्छा होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर हम जीन पियाजे की ही बात करें, हालांकि जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने बच्चे पर रिसर्च किया था, तो उन्होंने जिज्ञासा जानने के प्रयास किए अपने बच्चों को, तो उन्होंने 4 अलग अलग वर्गों में उसे विभाजित किया। मैं उदाहरण के ज़रिए से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्यों नहीं माना जाए जिज्ञासा को? उन्होंने जिज्ञासा को माना, उनके मन में जिज्ञासा थी उनके बच्चों को लेकर, उनके मन में जिज्ञासा थी अपने बच्चों के विकास को लेकर के, तो उन्होंने विकास के दर को जानने के लिए जो प्रयास किया, अपने बच्चों पर अध्ययन किया। और सिर्फ ये नहीं कि 1, 2 दिन 10 दिन ऐसा समय दिया होगा, एक पूरा एक जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं वो बच्चे, उन पर पूरा अपना ध्यान केंद्रित किया। यही वजह है कि आप अगर बीएड और डीएलएड के किसी भी बच्चे से मिलते हैं, या किसी शिक्षक से मिलते हैं, या किसी भी एजुकेशनिस्ट से मिलेंगे, शिक्षाविद से मिलेंगे, तो वो कम से कम औरों के बारे में जानते हो कि नहीं, कोहलबर्ग के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, कोहलर के बारे में जानते हो या नहीं, थॉर्नडाइक के बारे में जानते हो या नहीं, वाइगोस्की के बारे में उनको पता हो या नहीं पता हो, बीएफ स्किनर के बारे में भले उनका कोई ज्ञान सुदृढ़ हुआ हो या नहीं हुआ, या कोई जानकारी का हिस्सा उनके पास हो या ना हो, लेकिन कम से कम जीन पियाजे के बारे में उनके अंदर एक चेतना ज़रूर होती है, जानने की जिज्ञासा भी उनके अंदर ज़रूर होती है। सवाल ये है कि जीन पियाजे के अंदर अगर जिज्ञासा हुई अपने बच्चों के बारे में जानने की, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 4 वर्गों में से विभाजित किया। हम सिर्फ जीन पियाजे पर स्पेशलाइज्ड ये सवाल नहीं कर रहे हैं, वरना हम जीन पियाजे पर ये सवाल करते तो हम इसे बहुत अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से आपको बताने की पूरी कोशिश करते। हम उदाहरण के तौर पर बताना चाह रहे हैं कि अगर जीन पियाजे के मन में जिज्ञासा आई, तो उन्होंने अपने बच्चों पे अध्ययन किया, और उस बच्चों पे अध्ययन ऐसा किया कि 4 वर्गों में उसे विभाजित किया, 0 से 2 ईयर्स, ठीक है, जिसे उन्होंने सेंसरी मोटर का नाम दिया। उसके अंदर उन्हें कई सब स्टेजेस का पता लगाया, मतलब पहले दिन से लेकर 30वें दिन के अंदर होने वाले परिवर्तन, जिसमें था कि विशेष तौर पे बात करें तो बच्चों में सकिंग पावर डेवलप होता है, उसके बारे में उन्होंने विशेष तौर पे बताया। उसके बाद फिर एक सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने बताया कि पहले महीने से चौथे महीने तक क्या होता है, चौथे महीने से 8वें महीने तक में किस तरह का बदलाव होता है, उसको कौन सी अवस्था कही जाती है। उसके बाद 8वें महीने से 12वें महीने तक किस तरह का चेंजेस आता है। फिर 1 साल के बाद से 1.5 साल तक में किस तरह का परिवर्तन है, और 1.5 साल से लेकर 2 साल तक में होने वाला परिवर्तन कैसा है। ये उन्होंने अलग अलग व्याख्या की है। ये जिज्ञासा के कारण ही हो पाया था। अगर हम और आगे जाते हैं तो उन्होंने 2 से लेकर के जो 7 वर्ष की परिकल्पना करी, तो वहाँ भी उन्होंने उसको 2 हिस्से में बांट दिया। 2 से 4 वर्ष में कैसा चेंज देखने को मिलेगा, 4 से लेकर के अन्य 7 वर्ष तक में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, जिसको उन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज का नाम दिया या पूर्व संक्रियात्मक का नाम दिया उन्होंने। उसके बाद फिर वो संक्रियात्मक अवस्था में जाते हैं, जिसमें वो कंक्रीट स्टेज की बात करने लगते हैं, और वो बात करते हैं 7 से 11 वर्ष के अंदर एक बच्चों में होने वाले बड़े बदलाव क्या होते हैं। एक विकास का चरण है इसके पीछे, और फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि पूरे लाइफ तक में होने वाला बड़ा परिवर्तन, जिसको हम फॉर्मल वे में देखा जा सकता है कि बड़ा बदलाव होता है, वो उन्होंने देखा। ये जिज्ञासा के कारण हुआ था। सिर्फ ये बात जीन पियाजे तक सीमित अगर रह गई हो तो हम इसे गलत भी मान लें, लेकिन नहीं, ये जीन पियाजे तक सीमित नहीं रह गए। बीएफ स्किनर ने जब चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया तो उनके मन में जिज्ञासा थी। अगर जिज्ञासा शांत हो गई होती तो फिर वो कबूतर पे एक्सपेरिमेंट नहीं करने जाते, लेकिन उन्होंने किया।
और उन्होंने ये चीज़ देखा कि संतोषजनक स्थिति में जाने के लिए एक चूहा क्या कर रहा है, एक कबूतर क्या कर रही है, और दोनों की एक तरह की स्थिति को उन्होंने उजागर करने का भरपूर प्रयास किया है। इतना भी नहीं, अगर हम और भी आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक ने क्या किया? थॉर्नडाइक ने भी जब नियमागमन किया, नियम का उन्होंने व्याख्या किया अपने नियम का, तो उसमें उन्होंने थॉर्नडाइक ने भी भरपूर, जब वो, आप ये देखिए कि जब वो पीएचडी कर रहे थे, उनका रिसर्च पेपर था, तो उनके रिसर्च पेपर का जो बेसिकली टॉपिक का नाम था, शोध पेपर जो नाम था, वो शोध पेपर ही था उनका, उनके शोध पेपर का नाम था, मैं बताऊँ आपको, मैं बात थॉर्नडाइक की कर रहा हूँ, उनके पीएचडी के रिसर्च पेपर की बात कर रहा हूँ। हाँ, उन्होंने बात किया था जानवरों की समझ के ऊपर, ठीक है, और उन्हें इसी वजह से पशुवादी मनोवैज्ञानिक का नाम भी दिया गया। उन्होंने बहुत सारे पशुओं पर अपना अध्ययन किया था, पशु पक्षियों पर, मछली पर, सब पर किया था। तो वो जो एक जिज्ञासा थी उनके मन में, जिसके बाद उन्होंने इसको शांत करने का भरपूर प्रयास किया, और अपनी एक तरह की जिज्ञासा को पहले शांत तो कर लिया, जिसको 1930 के पहले का उनका नियम माना जाता है, और दोबारा जो उन्होंने किया तो 1930 के बाद का नियम उन्होंने अलग तरीके से दिया। तो दोनों में उनकी जिज्ञासा अलग अलग दिखती है, साफ स्पष्ट रूप से। तो उन्होंने वहाँ पर अपनी बातों को रखा है, और कहने का मतलब ये कि मैं इन मनोवैज्ञानिकों के बारे में अभी यहाँ पे बस एग्जाम्पल के तौर पे इनको ला रहा था, क्योंकि मेरा सवाल सीधा ये है, क्योंकि आपको जो सवाल पूछा गया है, जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, जिसमें आपने कहा क्या जिज्ञासा और शंका, उनके मन में शंका थी, और शंका को दूर करने के लिए जब तक ये शंका दूर नहीं हो तो उनके अंदर जिज्ञासा पनपती रहे। इसलिए जिज्ञासा और शंका एक तरह के शब्द तो ज़रूर है, लेकिन शंका जहाँ पे डाउट्स होती है, और जिज्ञासा डाउट से ही शुरू होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। डाउट से मिलता जुलता अर्थ है, लेकिन जिज्ञासा और शंका ये जो है, ये दोनों विज्ञान की बुनियादी समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम बात हेनेल की करें, हम अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के बारे में बाद में बात करेंगे, जब उस को पर्टिकुलरली हम स्टडी करेंगे, जब उसके बारे में हम वीडियो आपको शूट करेंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं अभी जिज्ञासा तथा शंका को क्या विज्ञान की बुनियादी समझ के रूप में देखा जाए या नहीं देखा जाए। तो बिल्कुल देखा जाएगा, क्योंकि शंका और जिज्ञासा सही मायने में विज्ञान की बुनियादी समझ को पैदा करने के लिए बहुत 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 ज़रूरी है, इसके बिना संभव नहीं है। हेनेल ने जब विज्ञान की बुनियादी समझ की बात की और उसके बुनियादी समझ में जिज्ञासा की बात की, शंका की बात की, तो उन्होंने माना कि जिज्ञासा या शंका को शांत करने के लिए जब तक समस्या आपके सामने अलग अलग मायने में नहीं आएगी और उसको हर एक स्तर पर आप नहीं देखेंगे और हर स्तर पर उसके एक हल की ओर आप आगे अग्रसर नहीं होंगे, तो आपकी जिज्ञासा शांत नहीं होगी, आपकी शंका ख़त्म नहीं होगी। जिसके लिए उन्होंने व्यावहारिक रूप से ऐसा पाया, उनके मन में ऐसा था और संतुष्टि उनको वहीं से मिली। चाहे हमने अलग मनोवैज्ञानिकों का उदाहरण दिया हो अभी यहाँ पर, चाहे अगर हमने BF स्किनर की बात की, कोहलर की बात अगर हम कर लें, उन्होंने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर अध्ययन किया और एक नहीं 6 चिंपैंजी थे, उसमें उन्होंने देखा कि किस तरीके से वो उद्दीपक को पाने के लिए, मतलब फल को पाने के लिए, केले को खाने के लिए, भूख को मिटाने के लिए किस स्तर तक दो डंडों को जोड़ करके और केले को प्राप्त करने के हर प्रयास कर रहा था, पिंजरे के अंदर रहते हुए, पिंजरे के बाहर रहने के बावजूद भी। तो ये सब चीज़ क्या है? शंका थी उसके मन में, कैसे लगा, जिज्ञासा थी, उसको भूख मिटाने की जिज्ञासा थी। तो ये सारी चीज़ें थी, आवश्यकता भी थी, कह सकते हैं आवश्यकता भी थी। तो हम कह सकते हैं आवश्यकता भी और जिज्ञासा भी और शंका भी, ये सभी चीज़ें विज्ञान की बुनियादी समझ को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है, डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। जिसमें हम अगर कुछ बिंदुओं तक इसको ले जाएं, अगर सीमित करने की कोशिश करें, तो हम कह सकते हैं समस्या का कथन क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब जो प्रॉब्लम आपके सामने एराइज की जा रही है वो किस तरह की है, वो समझिए आप। दूसरा है कि तथ्यों का जो अवलोकन किया जाएगा या उसको जिस तरह सारणीकरण करेंगे, ऑब्जर्वेशन जिस तरह से किया गया हो या उसको टेबुलेशन जैसे किया गया हो, एकत्रित जिस रूप में किया गया हो, वो बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद ही हम किसी समस्या को समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये हो सकता है, आप कह सकते हैं तथ्यों का अवलोकन करना और उसको सारणीबद्ध करना या सारणीकरण करना, है ना, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तीसरा पॉइंट आप कह सकते हैं कि परिकल्पना का कथन क्या है, मतलब आपका जो हाइपोथेसिस है, आपका जो रिसर्च है, आपका जो वर्क ऑफ आर्ट है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को देखते हुए उसके कैटेगराइज, उस कैटेगरी में जा करके उसको जानने का जो भरसक प्रयास है ना, उसकी परिकल्पना आपने जिस अर्थ में की होगी, उसका कथन क्या होगा, वो कैसे लिखा जाए, कैसे बोला जाए, कैसे बताया जाए, कैसे समझाया जाए, कैसे किसी के समक्ष उसको
प्रस्तुतिकरण किया जा सके, इन सारी चीज़ों को हम परिकल्पना बोलेंगे। तो परिकल्पना का कथन क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस यू कैन से अबाउट इट। तो तीसरा पॉइंट आप दे सकते हैं परिकल्पना का कथन। मतलब अभी तक हमने आपसे जो बात शेयर की, विज्ञान के लिए जिज्ञासा ज़रूरी है, शंका ज़रूरी है, आवश्यकता ज़रूरी है। उसकी भरपाई करने के लिए कहीं ना कहीं जब हम गहन अध्ययन करते हैं, एक रिसर्च वर्क करते हैं और किसी काम को बार बार दोहराते हैं, अगर मान के चले हम तो रिसर्च वर्क करते होंगे, पीएचडी करते होंगे, तो उसमें इन तरह की चीज़ों को लाते होंगे। लेकिन अब बताइए ना, बीएफ स्किनर ने क्या किया था? ठीक है, हम मान लेते हैं थॉर्नडाइक ने 2 मिनट के लिए 1898 में अपने पीएचडी का टॉपिक ही चूज़ कर लिया था कि जो एनिमल्स की सूझबूझ है ना, वो आईक्यू मेंटलिटी है, मतलब कितना ज़्यादा उनकी सूझबूझ है एनिमल्स की, थिंकिंग एबिलिटी, वो जानने के लिए कर रहे थे। लेकिन अगर हम बीएफ स्किनर की बात करें तो वो तो ऐसा कोई शोध नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी चूहे पर, उन्होंने भी कबूतर पे इसी तरीके से पूरा एक्सपेरिमेंट किया, अच्छा खासा समय दिया। 1930 में एक बार जब चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो फिर 1943 में कबूतर पे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत क्या थी भाई? उन्होंने किया। और ये सिर्फ नहीं कि 1930 में हाथ लगाया और रिसर्च पेपर लिख के दे दिया उन्होंने, कहने का एक लंबा समय बिताया, उन्होंने जीवन का एक अधिकतर हिस्सा उसमें इन्वेस्ट किया। जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर पूरा टाइम दिया। वाइगोस्की ने जब देखा कि ऑलरेडी रिसर्च हो चुका था, छोड़ देते वहाँ, लेकिन नहीं, उन्होंने इसको छोड़ा नहीं, बल्कि उसको और आगे तक उन्होंने देखने की कोशिश की और एक अलग ढंग से उन्होंने बांटने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, अपनी बातों को रखने की कोशिश की, जिससे भाषा का प्रमुख स्थान उन्होंने दिया है। हम अगर नैतिकतावाद की बात करें तो अब देखें, लेकिन कोहलबर्ग ने अगर नैतिकता को ही अर्थ माना है, तो नैतिकता के आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि नैतिकता के अपोजिट में जा करके कोई बात किसी और ने कही हो, या थॉर्नडाइक ने कह दी हो, या जीन पियाजे ने कही, नहीं कहा है। लेकिन उनका आधार नैतिकता से नहीं था, उन्होंने अलग मायने में उसको समझाने के प्रयास किए हैं। तो सभी की नीड अलग थी, सभी की परिकल्पना, सभी की समस्या का जो कथन था, स्टेटमेंट हाउ टू गिव, ये अलग वे था। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको हिनेल ने विज्ञान की बुनियादी समझ माना है, और बुनियादी समझ के लिए जिज्ञासा को, आशंका को आधार माना है और आवश्यकता को आधार माना है। तो उसमें उन्होंने समस्या का कथन एक पॉइंट रखा है, दूसरा तथ्यों का अवलोकन कैसे हो, उसको सारणीबद्ध कैसे किया जाए, इसको दूसरे अर्थ में रखा है, तीसरे अर्थ में रखा है कि परिकल्पना का कथन क्या हो, और अगर और मजीद बात करें तो कह सकते हैं परिकल्पना का परीक्षण कैसे हो, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब जो हम बात बोल रहे हैं उसको हम प्रमाणिकता तक कैसे पहुंचाएं, इसके लिए उन्होंने पूरा अध्ययन किया है। और पांचवा एक निष्कर्ष या नियम का जो निर्धारण है, या ये कह सकते हैं संस्थापन है, फॉर्मुलेशन है, ठीक है, और जो रिजल्टेंट है उस तक हम इस बात को कैसे रखेंगे, इसका एक प्रक्रिया है, उन्होंने इसको बताने की पूरी कोशिश की है। अब हम वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे, इस पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। इसीलिए हम अब एक एक करके इस चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे कि समस्या का कथन का अर्थ क्या है। समस्या जो भी है वो आपके सामने आ चुकी है, अब उसको किस तरीके से हम सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ताकि उस समस्या को समस्या के रूप में वो उस तरीके से समझे जैसे हम समझ रहे हैं। जो मेरी सोच का केंद्र बिंदु है वही केंद्र बिंदु उनका भी हो। इसके लिए क्या करना होगा? शिक्षक अपने वर्ग में, कक्ष में, जो कक्षा के अंदर जो समस्या उसको मिल रही है उसको परिभाषित करेगा। वो कक्षा के अंदर समस्या का अर्थ ये नहीं कि टीचर को पढ़ाने में समस्या आ रही है, मतलब जिस तरह की समस्या भी उसके सामने आई है उसको प्रस्तुत करना है, उसके हल के रूप में प्रस्तुत करना है। तो वो क्या करेगा, ऐसा करने का वो कौन सा प्रयास करे? तो वो कई समस्याएं वर्ग कक्षा में रख सकता है और कई तरह की समस्याएं उसके सामने आ सकती हैं। तो वो क्या करेंगे कि विद्यार्थीगण जो भी होंगे उनके संबंधित सवाल, उनके संबंधित जो प्रश्न होंगे उनको वो लेंगे। आप समझ रहे हैं कि सबसे पहले एज अ टीचर उनका करना क्या होगा, उनको वर्क क्या करना होगा कि वो पहले बच्चे से सवाल लेंगे, है ना। वो सवाल को समझने की पूरा कोशिश करेंगे कि सवाल क्या है। जब सवाल उनके सामने आएगा तो तर्क वितर्क के साथ हो सकता है बच्चा उनसे क्वेश्चनिंग करे। क्वेश्चन पे जब वो आंसर करेंगे तो वो हो सकता है बच्चा एक तरह से क्रॉस क्वेश्चन करे उस पर कि नहीं सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है ना। कई उदाहरण दिया जा सकता है, मैं एक उदाहरण अभी आपको दूंगा, काफ़ी बड़ा उदाहरण है, लेकिन पहले मैं इस बिंदु को बोल दूं आपको जिसको आपको लिखना हो कि वर्ग कक्ष में तर्क वितर्क हो सकता है। अंत में शिक्षक संबंधित सवाल का जो जवाब देगा वो विद्यार्थी को, उसकी जिज्ञासा को, उसकी जो शंका है उसको शांत करने के अनुरूप हो ताकि उसको लगे कि उसकी जो समस्या है उसका समाधान उसको मिला। मैं एक उदाहरण देता हूँ इसके लिए। जब हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, जब वो
लंदन गए एक बार पंडित नेहरू के साथ, तो वहाँ पर एक दस्तूर होता था, दस्तूर अभी भी वहाँ है कि अगर आपको कोई समस्या आती है या आप कोई बात रखते हैं और आपके सामने वाले जो व्यूवर्स हैं उनको आपकी बात समझ में नहीं आई या आपकी बातों पे वो क्रॉस क्वेश्चन करें, तो उनको अधिकार है वो सवाल कर सकते हैं। तो वहाँ पर हरिवंश राय बच्चन ने जब देखा कि पंडित नेहरू एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनके वो गेस्ट के तौर पर उनके साथ वो थे, तो जब वहाँ डेलीगेट्स में वो आ गए तो जाहिर सी बात है उनकी वजह से वो एक तरह से गए थे वहाँ, तो उनको थोड़ी भी उम्मीद नहीं रही होगी कि हरिवंश राय बच्चन उनके खिलाफ ही कोई सवाल क्रिएट कर देंगे वहाँ। जबकि जब उन्होंने वहाँ पे बात को रखा, अपनी बातों को रखा, इंडिया के पक्ष को रखा, तो उन्होंने वहाँ पे एक बात उनको डिप्लोमेसी के तहत बोली। ब्रिटेन के मतलब कह सकते हैं सदर में उन्होंने एक बात रखा। उन्होंने कहा कि मेरी 4 लाइन्स हैं जो मुझे बहुत ही फेवरेट है, जो इंग्लिश की पोएट्री में से आती है। विलियम वॉट्स उन्होंने कहा कि ये जो 4 लाइन्स है, ठीक है, मुझे बहुत ही पसंद है और इसको दुनिया की कोई भाषा इस अर्थ में नहीं बोल सकती। ये बहुत बड़ी कोई बात नहीं थी। उन्होंने कहा कई बार हमें भी लगता है कि इंग्लिश में जो प्योरिटीनेस है, जो खूबसूरती है, वो दूसरी भाषा में नहीं है, लेकिन ये हो सकता है मेरा मानना हो, आपका मानना हो, क्योंकि उर्दू पोएट्री भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, हिंदी पोएट्री बहुत अच्छी है। जब आप अच्छी पोएट्री देखते हैं तो आप कहीं भी उसको सुनने लगते हैं, है ना। तो उन्होंने वहाँ पे कहा ओट्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव सम प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। उनका इसके पीछे अर्थ ये था, इन्होंने जो बातें कही उसका सीधा सीधा अर्थ ये था कि दुनिया में जब हम आते हैं तो बहुत सारे हमारे पीछे वर्क होते हैं, काम होते हैं, सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब के कामों को पूरा करना है और उसके लिए समय हमारे पास जाते जाते बहुत कम पड़ता है। तो वक्त रहते हम सारे कामों को करके चले जाएं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ों का कि ये बहुत अच्छी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 4 लाइन है और इसको कोई भी दूसरी भाषा इस तरीके से नहीं कह सकती। हरिवंश राय बच्चन जो कि हिंदी के ही कवि थे, उनको ये बात नागवार गुजरी, उन्होंने वहीं पे हाथ उठाया और कहा कि भाई ये बात मुझे एक्सेप्टेड नहीं है। तो उनको चुनाचा मौका दिया गया। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं अच्छी लगी कि उनके दोस्त उन्हीं के खिलाफ ये सवाल कैसे क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनको मौका दिया गया तो वो वहाँ पे गए। तो उन्होंने कहा वहाँ से, उन्होंने कहा कि मैं इन्हीं 4 पंक्तियों को जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन्स है कि ओट्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव सम प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मैं हिंदी में कहूँगा और इससे बढ़िया खूबसूरत ढंग से कहूँगा, प्रभावी ढंग से कहूँगा। उन्होंने वहाँ पे साबित किया। उन्होंने कहा सघन गहन मनमोहक वन तरु मुझको आन बुलाते हैं, किंतु किए जो वायदे मैंने मुझको याद आ जाते हैं। अरे अभी आराम कहाँ, यह जीवन निर्मुक्त निरंतर छलना है, अरे अभी तो कोसों मुझको चलना है। और सही मायने में ये हिंदी की कविता का जो 4 पंक्ति आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है, जो हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई है, सही मायने में अंग्रेज़ी को फेल करने वाली है। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जहाँ पे कोई डिस्कवरी से ज़रूरत हो, नीड की जहाँ तक, आवश्यकता की जहाँ तक बात है, वो तो चलो वो समझ में आती है कि वो आवश्यकता है तो आपको खोज करना पड़ेगा, चीज़ों को जानना पड़ेगा। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरह से जिज्ञासा थी उनके मन में कि क्या मतलब कोई दूसरी भाषा मेरी भाषा से बढ़ के, उनके मन में तर्क शंका जैसी चीज़ उन्होंने पैदा कर दी थी। तो उस शंका को जब तक उन्होंने शांत नहीं किया हिंदी के माध्यम से, तो उन्होंने इस तब तक चैन नहीं महसूस किया। तो ये पॉइंट हम कह सकते हैं कि जिज्ञासा और शंका जो है वो विज्ञान की बुनियादी समझ के लिए, हालांकि ये बात विज्ञान की नहीं है, ये बात जो हमने आपके सामने रखी है ये तो भाषा से जुड़ी हुई है, लेकिन विज्ञान की बुनियादी समझ के लिए समस्या का जो कथन हो उसको समझना बहुत ही ज़रूरी होगा। और इसलिए हम कह सकते हैं कि बुनियादी समझ में शंका और जिज्ञासा दोनों की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। दूसरा जो पॉइंट है, तथ्यों का अवलोकन करने के ऊपर है या उसको सारणीबद्ध करने पर है कि एक एक बातों को समग्र रूप से लिखा जाए, पूरी तरह से लिखा जाए। विद्यार्थी समस्या के कथन को जब देखते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं, और ऐसा करने में क्या होता है कि वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब चीज़ों को बहुत गौर से देख कर समझ कर उसको जानने का प्रयास करते हैं। इस प्रयोग के बाद क्या होता है कि उनमें तथ्यों के से संबंधित जो चीज़ें हैं वो उन तक खुद ब खुद जाहिर हो जाती है, चीज़ों को जानने लगते हैं। तथ्यों का जो सारणीबद्ध करने का प्रयास है वो विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि सिद्धांतों और प्रयोगों के आधार पर
प्रयोगों के आधार पर एक तरह से उनको मार्गदर्शन देने का काम करता है, जिससे बच्चे समझ पाते हैं कि जो मार्गदर्शन उनको दिया गया है, जो उनको पॉइंट वाइज करके चीज़ों को लिखा दिया गया है, वो जब कहीं प्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो उनको बहुत आसानी से होने वाली है। तो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए सारणीबद्ध करना ज़रूरी है, ताकि अगर उनकी समझ बोध के स्तर पर जाके नहीं बनी है, तभी भी रटंत पद्धति के ज़रिए से कुछ हिस्सा तक वो अपने अंदर समझ पाए, और कुछ हिस्सा जब रटंत पद्धति से ही सही उन तक आ जाएगा तो कुछ बोध भी करने का अवसर उनके लिए आसान हो जाता है। तो बोध करने में भी रटंत पद्धति कई बार काम आ जाती है, और रटंत पद्धति के ज़रिए भी वो बोध कर पाते हैं कई बार। लेकिन बोध करना और रटंत पद्धति वो बिल्कुल टू डिफरेंट एस्पेक्ट है। लेकिन कहने के हाँ, सारणीबद्ध किया हुआ है, अगर कोई अवलोकन किया और अवलोकन का जो रिजल्ट है उसको सारणीबद्ध कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को इन चीज़ों को समझने में बहुत आसानी हो जाती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि परिकल्पना का जो कथन है, परिकल्पना यानी परिकल्पना क्या होता है, जो आप इमेज कर सकते थे, जो आपने किसी चीज़ को लेकर विचार अपना बनाया हो कि इस चीज़ का इस अर्थ में हम इस्तेमाल करेंगे, इस रूप में करेंगे, तो उसको एक व्यायाम रूप में सामने ला करके देखना, या उसको समझना, उसको दिखाना, उसको प्रस्तुत कर पाना, है ना। एक 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 एक्ट है जिसको आप कहीं ना कहीं स्टेज प्रोवाइड करते हैं, जिस एक्ट को आप स्टेज पर प्रोवाइड करके लोगों को दिखा सकें, प्रेजेंट कर सकें, तो उसके अंदर का जो भी एक्ट है वो सब आपके सामने जग जाहिर होगा, लोगों को समझ में आएगा। इसलिए परिकल्पना का कथन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट है। इसमें क्या होता है, इन सब कार्यों के बाद विद्यार्थी किसी परिकल्पना पर पहुंचने का प्रयास करता है, जिसके आधार पर समस्या का जो समाधान है वो करने में सक्षम होता है। परिकल्पना के लिए तथ्यों में एवं अंकों में या समंकों में या प्रतिशतता में या और बहुत तरह की स्पेसिफिकेशंस के साथ, ऑब्जेक्टिविटीज़ के साथ, MCQs के पैटर्न पर, है ना, चीज़ों को रखा जा सकता है। परिकल्पना के चयन करने के बाद वो कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि वो समझिए बहुत ही अग्र पद तक, अगले टर्म तक जा पाने में सक्षम बड़े आसानी से हो जाता है। ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा बिंदु ये होता है कि परिकल्पना का निरीक्षण क्या है। जो बिंदु से रखा है उसको निरीक्षण का मतलब क्या है, उसको ऑब्जर्व कर लेना पूरी तरह से। पहले ऑब्जर्व किया तो उसको नोट डाउन किया था, अब जिसको नोट डाउन किया है उसको वो निरीक्षण दोबारा से करता है। मतलब एक किए गए शोध को दोबारा से शोध के रूप में लाना, मतलब सर्च को फिर से सर्च करना। इन अदर वर्ड यू कैन से रिसर्च, शोध कार्य जिसको बोलते हैं। तो परिकल्पना का चयन करना होने के बाद विद्यार्थी उसी परिकल्पना के आधार पर समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। अगर उसकी समझ पहले उस तरह से नहीं भी रही हो, बोध उस प्रकार का नहीं भी रहा हो, लेकिन अब कम से कम उसके अनुरूप वो अपने काम को करने की पूरी कोशिश करता है। और ये एक अच्छा पहल होता है कि वो सिस्टमेटिक वे से उस काम को करना चाह रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रयोग करता रहता है और अवलोकन भी करता रहता है, और कहीं ना कहीं इसको सारणीबद्ध कर पाने में या निष्कर्ष के रूप में इसको निकाल पाने में, समझ पाने में वो सफलता पा लेता है। ये उससे उसको एक बहुत बड़ा बल मिल जाता है, आप कह सकते हैं। ठीक है। पांचवा और अंतिम बिंदु जो है कि निष्कर्ष और नियम जो भी है, उसके जो रिजल्ट उसने निकाला, जो नियम उसके सामने आए, जो नियमबद्ध है, जो निर्धारण है, जो संस्थापन किया गया है ना, जो निगमन किया गया है, जो एक रिजल्ट के तौर पर उसके सामने आया है, जो परिणाम स्वरूप जो चीज़ आया है, उसको वो कैसे समझेगा। तो अगर परिकल्पना के आधार पर परीक्षण के बाद वो अपनी समस्या का समाधान कर पाता है, तो वह किसी नियम या निष्कर्ष पे पहुंचने में बहुत ही आसानी उसके लिए हो जाती है उसके ज़रिए से। और ये तभी वो कर पाता है जब उसे इस बात का प्रमाण मिल सकता है, या प्रमाण वो जान लेता है कि ये परिकल्पना जो उसने बनाई है, जो परिकल्पना वो बना रहा है, जो इमेजिनेशन उसके माइंड में चल रहा है, एक सेटअप उसके माइंड में चल रहा है, एक सोच है, उसका व्यूज़ है, उसका आप कह सकते हैं कि उसका एक तरह से इनिशिएटिव पॉइंट है, जहाँ से वो अपने आप को इनिशिएट करना चाह रहा है। जो उसने सोच, जो उसने समझ, जिस भी विधि से, रटन पद्धति से सीखा हो, बोधगम्य तरीके से लाया हो, लेकिन उसको बोधकता तक पहुँचाना चाहता है, अंतिम अर्थ तक पहुंचाना चाह रहा है, प्रैक्टिकल के रूप में पहुंचाना चाह रहा है, तो वो उसको सत्य मानेगा तभी ऐसा करेगा। अगर उसके मन में शंका हो जाए कि नहीं ये हो सकता है सही नहीं है, तो फिर वो रिजल्ट तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए शंका को तो दूर करना ही होगा, और शंका है तो वो जिज्ञासा शांत नहीं कर पाएगा। शंका को दूर करना होगा। शंका को दूर करने के लिए उसके अंदर ये बिलीव होना चाहिए, शंका को शांत करने के लिए जो वो कह रहा है वो सही है। अगर वो सही है देन वस्तुतः वो क्या करेगा, जिज्ञासा और शंका दोनों को सकारात्मक रूप में लेकर के विज्ञान के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि वो जिज्ञासा को
वो शंका को हमेशा सकारात्मक ले, पॉजिटिव ले, निगेटिव लेकर के नहीं चले, नहीं तो उसका नज़रिया गलत हो जाएगा। ठीक है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, अगर BF स्किनर के टर्म में बात करें, है ना, तो वो कहेंगे कि वो मतलब संतोषजनक स्थिति में नहीं पहुंच पाएगा। जब संतोषजनक स्थिति में नहीं, तो वो काम को करना छोड़ देगा, दोहराएगा नहीं, इस काम को छोड़ देगा वहीं पे। लेकिन अगर संतोषजनक स्थिति में होगा तो दोहराएगा ठीक उसी प्रयास की तरह, जैसे हरा बटन को दबाकर बार बार दाना गिराता था, चूहा या कबूतर वो खा रहा था, लाल बटन को दबा करके वो करंट को अपने पास नहीं बुलाता था। या फिर अगर हम कोलर की बात करें तो कह सकते हैं कि सुल्तान की तरह से वो उद्दीपन तक पहुंचने का प्रयास करता है। या फिर थॉर्नडाइक की बात अगर हम मान लें तो थॉर्नडाइक जिस तरह से कहते हैं, है ना, कि वो उन्होंने जो अपना प्रैक्टिकल किया मतलब एनिमल्स की थिंकिंग एबिलिटी के ऊपर, वो उसकी सूझबूझ के ऊपर, तो उसके जो निष्कर्ष बना पाए वो नहीं बना पाता अगर नकारात्मक होते तो। ठीक है। जीन पियाजे भी अगर प्रैक्टिकल कर पाए, वाइगोस्की भी अगर भाषा को जीन पियाजे के करने के बाद भी भाषा को एक स्थान दे करके उसको चले, नैतिकता के आधार पर कोहलबर्ग ने जो बात कही, ठीक है, सारे के पीछे कहीं ना कहीं नज़रिया उनका पॉजिटिव था, इसीलिए कर पाए। इसलिए नज़रिया जो प्रदान हो, जो अनुसंधान को नया आयाम दे, जो नज़रिया मिले, जो शंका अनुसंधान को दूर कर सकेगी, जो जिज्ञासा और शंका दोनों को शांत कर सके, जो अनुसंधान को नया रूप दे, नया आयाम दे, नया नज़रिया प्रदान करे, ऐसे अनुसंधानकर्ताओं के कारण ही परिणाम के तह में हम जा सकते हैं। इसे जिज्ञासा और शंका को विज्ञान की बुनियादी समझ मानना बिल्कुल अनिवार्य है और मानना ही चाहिए। इसके बिना विज्ञान की बुनियादी समझ मेरे भी समझ से संभव नहीं है। होप आप इस आंसर को समझ पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे जो भी प्रश्न है आपके, उसके लिए आपको हम इसी वीडियो में नंबर देख पा रहे होंगे आप, है ना, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर अपने क्वेश्चन भेज करके अपने तमाम तरह की जो जिज्ञासाएं हैं उसको शांत कर सकें। चाहे वो मनोवैज्ञानिक के बारे में हो, मनोवैज्ञानिक के किसी शोध के बारे में हो, किसी साइंटिफिक सवाल के बारे में, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, फिजिकल साइंस से रिलेटेड हो, है ना, या साइकोलॉजी से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल है तो उसका उत्तर आप हमसे ले सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब हम ज़रूर देंगे। लेकिन हाँ, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारी ये कोशिश पहले आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि आपको हर एक बनने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें हमारे एजुकेशनल चैनल को। साथ साथ हमारा एक अदर न्यूज़ बुलेटिन भी है ना, सोशल नेटवर्किंग है, तो आप News4G इंडिया को भी सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ आप इस एजुकेशनल चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने से जुड़े हर सवाल को हम तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हम उसका सही उत्तर इसी तरह से आपसे डिस्कस करके आप तक पहुंचा सकें। होप यू विल बी हैप्पी और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद, शुक्रिया। आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर परवेज़ रहमानी फ्रॉम LK मिश्रा कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, दरभंगा, बिहार।